13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने कई राजवंशों के उत्थान और पतन को देखा। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में जैसे ही एक समय का शक्तिशाली खिलजी वंश कमजोर पड़ने लगा, भारत के हृदय से एक नई शक्ति का उदय हुआ। यह तुगलक वंश था, जिसकी स्थापना गाजी मलिक ने की थी, जो असाधारण साहस और महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति थे। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की उपाधि धारण की, जिसने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। तुगलक अपने प्रशासनिक सुधारों, सैन्य अभियानों और भव्य स्थापत्य परियोजनाओं के लिए जाने जाते हैं। भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ेंगे। तुगलक सत्ता में उस समय आए जब चारों ओर राजनीतिक उथल पुथल मची हुई थी। आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर हुआ खिलजी वंश सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में असमर्थ था। एक सक्षम सेनापति और प्रशासक गयासुद्दीन तुगलक ने इस अवसर का लाभ उठाया और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उनके उदय ने दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिसने तुगलक शासन के एक नए युग की शुरुआत की। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल स्थिरता और समेकन का था। उन्होंने प्रशासन को मजबूत बनाने, साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। विद्रोही राज्यपालों और पड़ोसी राज्यों के खिलाफ उनके सैन्य अभियानों ने व्यवस्था बहाल की और सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया। गयासुद्दीन के शासन ने तुगलक वंश के बाद के विस्तार और प्रभाव की नींव रखी। गयासुद्दीन का शासनकाल हालांकि अल्पकालिक था, लेकिन उनके प्रशासनिक कौशल और नवगठित वंश के लिए एक मजबूत नींव स्थापित करने की उनकी क्षमता से चिह्नित था। उन्होंने विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबा दिया, सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया और प्रशासनिक सुधारों को लागू किया, जिससे शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई। उनके शासन ने तुगलक वंश के लिए अपने उत्तराधिकारियों के अधीन फलने फूलने का मंच तैयार किया। गाजी मलिक के रूप में जन्मे गयासुद्दीन तुगलक शाही वंश के व्यक्ति नहीं थे। उनका मूल तुर्की गुलाम सैनिकों की अशांत दुनिया में था, जिन्हें मामलुक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की सैन्य शक्ति की रीढ़ की हड्डी का गठन किया था। उनका उत्थान खिलजी शासकों के अधीन शुरू हुआ, जहां उनके साहस और सैन्य कौशल ने उन्हें रैंकों के माध्यम से आगे बढ़ते देखा। अंततः उन्हें दीपालपुर का शासन प्राप्त हुआ। हालांकि उनके भीतर महत्वाकांक्षा प्रबल थी। जब खिलजी वंश का पतन शुरू हुआ तो उन्होंने सिंहासन हथियाने और अपना खुद का वंश स्थापित करने का अवसर देखा। गद्दी पर गयासुद्दीन का दावा वंशानुगत अधिकार से नहीं, बल्कि उनकी ताकत और उन्हें मिले समर्थन से था। उसने अंतिम खिलजी शासक को चुनौती दी और उसे हराया, जिससे तुगलक वंश के उदय का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1320 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक दिल्ली सल्तनत के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में चिह्नित हुआ। उनके प्रारंभिक शासनकाल का ध्यान अपनी शक्ति को मजबूत करने और सल्तनत के भीतर स्थिरता स्थापित करने पर केंद्रित था। उन्हें असंतुष्ट रईसों के विद्रोह और पड़ोसी राज्यों के खतरों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक अनुभवी सैन्य कमांडर गयासुद्दीन ने इन विद्रोहों को प्रभावी ढंग से दबा दिया और दिल्ली के निर्विवाद शासक के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। तेत्यू ने उनके बेटे जौना खान के लिए मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठने का मार्ग प्रशस्त किया। अपनी बुद्धि, विद्वतापूर्ण गतिविधियों और महत्वाकांक्षी दृष्टि के लिए जाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अभूतपूर्व सुधारों और उथल पुथल भरी चुनौतियों दोनों से चिह्नित था। वह विरोधाभासों के व्यक्ति थे, एक दूरदर्शी शासक जिनकी भव्य योजनाएं अक्सर विनाशकारी परिणाम देती थीं। मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान राजा थे, जो विभिन्न भाषाओं में पारंगत थे, दर्शन, खगोल विज्ञान और गणित के अच्छे जानकार थे और कला और विज्ञान के संरक्षक थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, कवियों और कलाकारों को इकट्ठा किया, जिससे उनके दरबार में एक जीवंत बौद्धिक माहौल तैयार हुआ। उनका शासनकाल ज्ञान की प्यास और सल्तनत को एक शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य में बदलने के लिए नवीन विचारों को लागू करने की इच्छा से चिह्नित था। उनके शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय फिर भी विवादास्पद फैसलों में से एक राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करना था, दक्कन में। उनका यह महत्वाकांक्षी कदम
जिसका उद्देश्य उनके प्रशासन को केंद्रीकृत करना और दक्षिणी प्रांतों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना था, तार्किक रूप से अव्यावहारिक और बेहद अलोकप्रिय साबित हुआ। आबादी के जबरन प्रवासन से व्यापक असंतोष और कठिनाई हुई। उनके नेक इरादों के बावजूद राजधानी बदलने का उल्टा असर हुआ, जिससे उनके व्यावहारिक निहितार्थों पर विचार किए बिना आमूल चूल सुधारों को लागू करने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। इस प्रकरण ने मोहम्मद बिन तुगलक की दूरदर्शी सोच और उनके परिणामों का पूरी तरह से हिसाब लगाए बिना भव्य विचारों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति दोनों को प्रदर्शित किया। भाग 4। मोहम्मद बिन तुगलक के सुधार। अपने समय से आगे एक विजन। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल महत्वाकांक्षी सुधारों की एक श्रृंखला की विशेषता थी, जिसका उद्देश्य उनके प्रशासन को केंद्रीकृत करना, राजस्व संग्रह में सुधार करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। उनकी सबसे साहसी पहलों में से एक प्रतीकात्मक मुद्रा की शुरुआत थी, जो अपने समय से सदियों आगे की अवधारणा थी। उन्होंने चांदी के सिक्कों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तांबे और पीतल के टोकन पेश किए, एक फिएट मुद्रा प्रणाली बनाने का प्रयास किया। टोकन मुद्रा के पीछे उनके इरादे नेक की कमी को दूर करना और विनिमय का अधिक आसानी से उपलब्ध माध्यम शुरू करके व्यापार को प्रोत्साहित करना था। हालांकि उचित विनियमन की कमी और जालसाजी में आसानी के कारण व्यापक अराजकता और आर्थिक अस्थिरता पैदा हुई। टोकन मुद्रा प्रयोग अंततः विफल हो गया, जिससे एक शासक के रूप में उनकी छवि और धूमिल हो गई। असफलताओं के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल उपलब्धियों से रहित नहीं था। उसने सैन्य अभियानों के माध्यम से सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया और कई सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं को लागू किया, जिसमें सड़कों, नहरों और यात्रियों के लिए विश्राम गृहों का निर्माण शामिल है। उन्होंने किसानों को ऋण और सब्सिडी प्रदान करके कृषि विकास को भी प्रोत्साहित किया। उनका शासन, हालांकि उथल-पुथल और असफल प्रयोगों से चिह्नित था, ने एक ऐसे शासक का प्रदर्शन किया जो लीक से हटकर सोचने और अपने साम्राज्य के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन समाधानों को लागू करने को तैयार था। हालांकि अपने कार्यों के परिणामों का अनुमान लगाने में उनकी विफलता और अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में उनकी अक्षमता ने अंततः उनके शासनकाल को कमजोर कर दिया। भाग 5। फिरोज शाह तुगलक समेकन और सार्वजनिक कार्यों का शासक। मोहम्मद बिन तुगलक के अशांत शासनकाल के बाद दिल्ली सल्तनत को उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक के शासन में अपेक्षाकृत शांति और स्थिरता का दौर मिला। 1351 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे फिरोज शाह को अपने पूर्ववर्ती की महत्वाकांक्षी फिर भी अक्सर विघटनकारी नीतियों के परिणामों से जूझ रहे साम्राज्य विरासत में मिला। उनके शासनकाल ने मोहम्मद बिन तुगलक के आमूलचूल सुधारों से एक प्रस्थान को चिह्नित किया, बजाय इसके कि समेकन, बुनियादी ढांचे के विकास और शासन के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया। फिरोज शाह का शासनकाल व्यावहारिकता की गहरी भावना से युक्त था। अपने पूर्ववर्ती की नीतियों से हुए घावों को भरने की आवश्यकता को पहचानते हुए उन्होंने अपनी प्रजा के प्रति अधिक संयमी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ और अलोकप्रिय सुधारों को उलट दिया, कई करों को समाप्त कर दिया जिन्हें दमनकारी माना जाता था, और कुलीनता और मुस्लिम पादरियों का समर्थन जीतने पर ध्यान केंद्रित किया। अपने पूर्ववर्ती के विपरीत फिरोज शाह अपनी सैन्य विजयों के लिए नहीं जाने जाते थे। उनके शासनकाल में आक्रामक विस्तार से हटकर एक अधिक रक्षात्मक रणनीति देखी गई, जिसमें सल्तनत के मौजूदा क्षेत्रों को बनाए रखने और बाहरी खतरों के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उन्होंने सल्तनत की सीमाओं पर कई किलों और गैरीसन शहरों का निर्माण किया।